इधर संतोष जी आएंगे, उसको दे दे टाइपिंग। सर तो बता ही दिए होंगे कि कैसे क्या होगा। और ध्यान दीजिए कि टारगेट बैच है और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप पहले से बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, और जो बिल्कुल नए हैं तो उसके लिए ये बैच नहीं है, सीधा सीधा हम बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जो अभी पढ़ना स्टार्ट ही किए हैं उसके लिए टारगेट बैच तो ये ठीक रहेगा नहीं। हमारी कोशिश है कि रिजल्ट सबका हो, और इसके लिए आप लोग जानते ही होंगे कि सबसे ज़रूरी काम है घर पर बैठकर पढ़ना। और कंपटीशन की स्थिति ये है कि अगर आप अब पढ़ने के अलावा कोई भी और काम करिएगा, रिजल्ट आपके हाथ से निकल जाएगा, जो सच्चाई है। इसीलिए अब हर काम छोड़कर केवल पढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए। और चूंकि यह टारगेट बैच है और आप लोग डायरेक्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भी बहुत लोग भर लिए होंगे। उधर बैठाइए, अब जगह नहीं, उधर बैठाइए, ध्यान दीजिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब आपको प्रश्नों को लगातार याद करना है। समझने का दौर नहीं है कि आप सब्जेक्ट को समझिएगा, फिर उस पर प्रैक्टिस करिएगा, फिर रिवीजन करिएगा, तब तक परीक्षा ख़त्म भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। इसलिए आपके पास समय कम है, और इसलिए हम जितने भी प्रश्न को करवा रहे हैं घर पर जाकर सीधा उस प्रश्नों को याद करते रहना है। बात को समझ गए कि नहीं? और हमारे पास साइंस में कुल मिलाकर 6000 प्रश्नों का कलेक्शन है। 6000 कितना? और 6000 प्रश्न याद करना पड़ेगा आपको, जिसकी शुरुआत आज बायोलॉजी से होगी, उसके बाद फिजिक्स का नंबर आएगा, उसके बाद केमिस्ट्री का नंबर आएगा, और उसके बाद आप याद किए हैं तो फिर आपको नौकरी होगा। नहीं संभल रहा है तो बहुतों को संभल जाता है, ये बात आप जान लीजिए। क्लियर है कि नहीं है? तो जो भी बात है सीधा सीधा हम बोलते हैं, कोई लाग लपेट नहीं उसमें। आपको घर पर बैठकर पढ़ने का समय है, आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से श्योर रहिए आप नौकरी के करीब जा रहे हैं। जिसको घर पर बैठकर पढ़ने का औकात ही नहीं है, उसको जिंदगी भर कंपटीशन का कोई एग्जाम नहीं निकल सकता है। सबसे जरूरी चीज है घर पर बैठकर पढ़ना। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि कितने घंटे है पढ़ना, तो सवाल फिर वही है कि आप पढ़ना आए हैं किस लिए? तो सारा समय किस लिए है? पढ़ने के लिए। तो सारा समय का उपयोग कीजिए। बस यही 5 महीना 6 महीना अपने ज़िंदगी का समर्पित कर दीजिए केवल पढ़ाई के ऊपर। बाकी उसके बाद जो ज़िंदगी है आपका बड़ी मौज से कटेगी। हालांकि आप बिहार पुलिस बनने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी निश्चित तौर पर आसान नहीं होती ड्यूटी आवर में, लेकिन फिर भी आप जो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और वो कर लिए, तो इससे बड़ी ज़िंदगी में कोई बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती है। तो ज़्यादा लेट किए बिना आ जाए काम की बातों पर, और एक एक क्वेश्चन क्लासिफिकेशन करेंगे। आपका काम है घर पर जाकर तुरंत क्या करना, और हमारी कोशिश रहेगी जितना क्वेश्चन हम क्लास में करवाए वो आपको क्लास में याद हो जाए। और प्रश्नों के कलेक्शन में कोई कमी नहीं है। बहुत को ये होगा कि क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सिलेबस होगा, हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस से भी ज़्यादा होगा। आपके सामने देखिए पहला प्रश्न ही लगा हुआ है, और ये प्रश्न एनडीए का पूछा हुआ प्रश्न है। तो हमारा जो प्रश्नों का कलेक्शन है ना, वो सभी एग्जाम के प्रश्न एक जगह है। इसीलिए आप क्वेश्चन को पूरा कर लिए हैं, समझ लिए हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि आपको एग्जाम से क्वेश्चन छूट जाएगा। अभी पहला चैप्टर बायोलॉजी का सेल है, और इससे रिलेटेड हम प्रश्न एक एक करके करेंगे, और सारा बैच में यही प्रश्न करवाते हैं। अंतर ये होता है कि कुछ बैच में थ्योरी के बाद क्वेश्चन करवाते हैं, और आपके बैच में डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सेल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप उसको कर लिए, समझ लिए और याद कर लिए, तो फिर किसी भी बोर्ड का औकात नहीं है कि सेल से क्वेश्चन पूछे और आपसे ना बने। लेकिन वही सवाल है कि आपको घर पर बैठकर उसे लगातार क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बिल्कुल शांत रहिए, एक एक प्रश्नों को समझिए। नोट सबको मिल गया है कि नहीं? जिनको नहीं मिला है हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए ऑब्जेक्टिव नोट को, ताकि सबको मिल जाए। पूरा मार्केट में हर फोटो स्टेट दुकान पर डाल दीजिए उसको, ताकि सब आसानी से उसको ले सके। क्लियर है दोस्तों? शुरुआत करें क्या? बस सबसे जरूरी काम क्या है, समझ गए कि नहीं? घर पर बैठकर पढ़ना। ये मत सोचिएगा कि कोचिंग में एडमिशन ले लिए हैं अब तो नौकरी हो ही जाएगा।
तो सबसे पहले तब हम ही को नौकरी हो जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोचिंग आइएगा, एडमिशन लीजिएगा, आपको नौकरी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी है कि हम जितना करवा रहे हैं उसको घर पर बैठकर क्या करना है, याद करना। शुरू करें तब। बायोलॉजी की शुरुआत हो रही है और पहला चैप्टर है क्या, सेल। पहला चैप्टर है सेल। शुरू करें। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर पहला कथन है कोशिका सजीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और दूसरा है कि कोशिका के अभाव में सजीवों के शरीर का निर्माण संभव नहीं। अब ये प्रश्न कहां से है, इसको थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन में जाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों हमारा जो ये ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में दो ही प्रकार के पदार्थ है। एक आपको मिलेगा क्या, निर्जीव, और दूसरा क्या मिलेगा, सजीव। और कोई है बीच में है? नहीं है। विषाणु को लेकर कुछ अपवाद है जिसको हम विषाणु पढ़ते वक्त तय कर लेंगे, लेकिन पूरा ब्रह्मांड इन्हीं दो पदार्थों से बना है कि न है। और उसमें भी सजीवों की बात करिएगा, इसका पता तो केवल पृथ्वी पर ही लगा है, बाकी कहीं सजीवों की उपस्थिति का पता आज तक हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं लगा पाया। तो इस ब्रह्मांड में दो ही प्रकार के पदार्थ है, निर्जीव और सजीव, और तीसरा कुछ नहीं है। सवाल है कि इन पदार्थों का यानी कि निर्जीव और सजीव का निर्माण कैसे होता है, निर्जीव और सजीव का निर्माण कैसे होता है। तो निर्जीव की निर्माण प्रक्रिया बड़ी सरल है। निर्जीव की निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है जानते हैं? परमाणु से होती है। कहां से होती है? परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु, और अणुओं का ढेर मिलकर क्या बन जाता है, निर्जीव पदार्थ। तो एक निर्जीव का निर्माण कैसे होता है? तो निर्जीव का निर्माण की शुरुआत होती है किसकी, परमाणु मिलकर क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं, और ढेर सारे अणु मिलकर क्या बना लेते हैं। ये आपके सामने जो बोर्ड लगा हुआ ये क्या है, ये किससे बना हुआ है, और इनके अणु किससे बने हैं? परमाणु के बाद कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो उसकी चर्चा हम केमिस्ट्री में करेंगे। इसीलिए अगर पूछ दे कि एक निर्जीव पदार्थ की जो रचनात्मक इकाई है वो क्या है, परमाणु है। एक निर्जीव पदार्थ की रचनात्मक इकाई परमाणु है। क्योंकि निर्जीव पदार्थ के भीतर कोई कार्य नहीं होते हैं, इसीलिए निर्जीव की क्रियात्मक इकाई की बात हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि निर्जीव में कोई प्रकार किसी प्रकार का कार्य संपन्न नहीं होता है। जैसे हम लोगों के सजीव के शरीर में पाचन श्वसन जैसे कार्य संपन्न होते हैं, वो इनमें तो संपन्न होते नहीं है। तो अगर आपसे पूछ दे कि निर्जीव पदार्थों की रचनात्मक इकाई क्या है, और अगर आपसे पूछ दे कि निर्जीव पदार्थों की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि निर्जीव में कोई कार्य नहीं होता है। कार्य केवल किसके भीतर होता है। तो जिस तरह एक निर्जीव की निर्माण प्रक्रिया होती है, उसी तरह एक सजीवों की भी निर्माण प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी। तो आइए देखिए कि सजीव की निर्माण प्रक्रिया क्या होगा। तो सजीव की निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत होती है किससे, सेल से होती है। किससे? ठीक उसी तरह जैसे निर्जीव की निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत कौन क्या था, परमाणु क्या था। सजीव की निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत कौन से होती है, कोशिका से होती है। कौन से होती है, कोशिका से। अब कोशिका मिलकर क्या बन जाते हैं, उत्तक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, उत्तक बन जाते हैं। कहीं उत्तक मिलकर क्या बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। कई अंग मिलकर जो है बन जाते हैं क्या, ऑर्गेन सिस्टम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम बन जाते हैं, यानी क्या बन जाते हैं, अंग तंत्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, और कई अंग तंत्र मिलकर बन जाता है, कई अंग तंत्र मिलकर बन जाता है किसका, सजीव का। तो एक सजीव की निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक मिलकर, अंग मिलकर, अंग तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कई तरह के तंत्र मिलकर के फिर क्या बना लेते हैं। क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि सजीवों की निर्माण प्रक्रिया कोशिका से स्टार्ट हुआ है, और इसमें कोशिका को ही हटा दे तो क्या इसका निर्माण संभव है, बताइए। कोशिका ही नहीं रहेगा तो बाकी कुछ रहेगा। घर बनाने के लिए ईटा ही नहीं है तो कुछ हो सकता है, बन सकता है घर। तो ठीक उसी तरह दोस्तों आप देख रहे हैं कि सजीवों की निर्माण प्रक्रिया में मुख्य भागीदारी किसकी है, कोशिका की। और कोशिका के बिना क्या सजीव बन सकते हैं, नहीं बन सकते। बात को समझे कि नहीं समझे। यानी कि सजीव के शरीर की रचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि सजीव जिंदा रहे इसके लिए उनके शरीर में कई तरह के कार्य होते रहते हैं। पाचन के कार्य होते रहते हैं, श्वसन के कार्य होते रहते हैं, शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम होते रहते हैं। और मानव शरीर के अंदर जितने भी कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, अंग। लेकिन वास्तव में अंग कार्य करते हैं किसके द्वारा,
कोशिका के द्वारा। जैसे हमारा त्वचा भी एक अंग है, काम कर रहा है, पसीना निकाल रहा है, तो ये त्वचा कैसे काम कर रहा है? तो त्वचा जिन जिन कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं वो सारा कोशिकाएं काम कर रहे हैं, इसीलिए त्वचा यानी कि अंग भी क्या कर रहे हैं। तो एक सजीव के शरीर की रचनात्मक इकाई कोशिका है, क्योंकि उनके शरीर की रचना ही कोशिका के माध्यम से हुआ है। लेकिन एक सजीव के शरीर के भीतर जितने भी कार्य होते हैं वो वास्तव में कार्य भी किसके द्वारा होते हैं? मान लीजिए कि छोटी आंत भोजन को पचाने का काम करता है, और छोटी आंत का कोशिका अगर काम करना छोड़ दे तो क्या लगता है? छोटी आंत काम करने लगेगा? करेगा? हमारे लीवर भी कई तरह के काम करते हैं, लेकिन लीवर का कोशिका ही काम करना बंद कर देगा तो लीवर कुछ कर पाएगा? काम करने की भी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई है वो कौन है? क्रियात्मक का मतलब काम करने वाली इकाई, और रचनात्मक का मतलब रचना करने वाली इकाई, और ये दोनों इकाई कौन है? इसलिए सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों कौन है? कोशिका है। बात को समझे। अब आप देखिए, खुद ब खुद पहला नंबर क्वेश्चन बनाने लीजिएगा तो फिर कहिए। पहला कथन कर रहा है कि कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या यह सजीव है? सही है यह कथन? बिल्कुल, यह कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन, कोशिका के अभाव में सजीव का निर्माण संभव नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यह भी क्या है? करा कि कौन सा कथन सही है? दोनों कथन क्या है? पहला आंसर क्या? अब ये बिहार पुलिस में आएगा, छोड़ के भाग जाइएगा। बना डालिएगा कि बना डालिएगा? कहिए, कोई दिक्कत है इस प्रश्न में? सजीवों की शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। निर्जीवों की रचनात्मक इकाई, निर्जीवों की कोई क्रियात्मक इकाई, कोशिका के बिना कोई भी सजीव का निर्माण संभव। पहला आंसर। कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत पहला में? अब यहां पर एक चीज और समझना है। क्वेश्चन तो आप समझ गए और ये भी समझ गए कि सजीव का निर्माण इस तरह होता है, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर अंगतंत्र, अंगतंत्र मिलकर सजीव का शरीर बन जाता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ध्यान और देना पड़ेगा। कहिएगा क्या? तो दोस्तों हमारे पृथ्वी पर सजीव भी दो तरह के हैं। सजीव भी कितने तरह के? दो तरह के हैं। एक सजीव है आपको एक कोशिकीय। क्या? एक कोशिकीय, अंग्रेजी में कहते हैं उसको क्या? यूनिसेलुलर। और दूसरा है क्या? बहुकोशिकीय। दूसरा क्या है? बहुकोशिकीय, यानी कि मल्टी सेलुलर। यानी कि सजीव भी एक जैसे सारे कितने प्रकार के हैं? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ऐसे सजीव जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका है वो क्या है? और एक कोशिकीय सजीव को हम क्या कहते हैं? और ये आंखों से दिखाई। आप बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, आप प्रोटोजोआ का नाम सुने होंगे, आप अमीबा यूग्लिना का नाम सुने होंगे, और नहीं सुने तो आप सुने कि नहीं सुने? और ये सारा का सारा क्या है? तो जो कुछ सजीव ऐसे हैं जो केवल एक कोशिका से बने हैं और ये हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और इन एक कोशिकीय सजीव को क्या कहते हैं? तो सूक्ष्मजीव जो होते हैं, एक कोशिकीय सजीव जो होते हैं, उनका शरीर केवल यहीं तक डेवलप्ड रहता है। ये सब उसके शरीर में। आप बैक्टीरिया में खोजने लगेगा कि इसका किडनी किधर है, नहीं मिलेगा। बैक्टीरिया एक कोशिकीय है और उसमें केवल और केवल एक कोशिका है। तो हम जब बोलते हैं ना कि सजीवों का निर्माण इस क्रम में होता है, तो ये केवल किस सजीव पर लागू होता है? केवल किस पर लागू होता है? अब बहुकोशिकीय कौन है? तो जो भी सजीव आपको आंखों से दिखाई दे रहे हैं वो सारा का सारा क्या है? कुछ अपवाद स्वरूप बहुकोशिकीय जीव है जो इतने छोटे हैं कि मानव का आंखों से देख, लेकिन सारे बहुकोशिकीय जीव आंखों से दिखते हैं। सारे बहुकोशिकीय जीव आंखों से दिखते हैं। क्लियर है? बात समझ गए? तो जब हम कहते हैं कि सजीवों का निर्माण कुछ इस क्रम में हुआ है, तो हम केवल किन सजीवों की बात करते हैं? जो एक कोशिकीय सजीव है, जो एक कोशिकीय सजीव है, जिन्हें हम सूक्ष्मजीव कहते हैं, उनके शरीर में केवल और केवल। क्लियर हो गया? समझ गए? अब पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत? दोस्तों पहला के बाद क्या होगा? आ जाइए दूसरा पर। पहला क्वेश्चन में अब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना होगा। दूसरा क्वेश्चन आइए। कह रहा है कि कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है?
अब ये क्वेश्चन जो है कोशिका के संरचना से संबंधित है, इसीलिए थोड़ा आपको यहां पर कोशिका के संरचना पर बात करना होगा, कोशिका के संरचना पर बात करना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरा ध्यान केंद्रित रखिए, क्लास में ही याद हो जाए, घर पर केवल रिवीजन करना ही रह जाए। और ऐसी स्थिति रहा तो औकात नहीं है बोर्ड का कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, एकदम 100% होगा। तो कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहते हैं, ये क्वेश्चन कोशिका के संरचना से जुड़ा हुआ है। अब आइए कोशिका के संरचना को देखते हैं। सबसे पहले कोशिका जो है अब कोशिका के संरचना को समझ लीजिए। कोशिका जो है उसके सबसे बाहरी भाग को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक कोशिका का निर्माण भी कई पार्ट से होता है, कई भागों से होता है। और कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अब यहां पर हम एक गोल कोशिका बनाए हैं, तो आपको लगा होगा कि कोशिका किस प्रकार के होते हैं, गोल। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी, कोशिका गोल भी हो सकता है, कोशिका आयताकार भी हो सकता है, कोशिका वर्गाकार भी हो सकता है, कोशिका अनियमित आकार का भी हो सकता है। और कई ऐसे कोशिका है जो पल पल अपनी आकृति को बदल लेती है। सेकेंड भर पहले आकृति कुछ है, सेकेंड भर पहले आकृति बदलते रहती है। जैसे कि हमारे रक्त में एक कोशिका है WBC, सबको पता है, हमारे रक्त में एक कोशिका है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। वो WBC पल पल अपने आकृति को क्या करती है, बदलते रहती है। तो कोशिका की कई तरह की आकृतियां होती है, गोल होती है, आयताकार होती है, वर्गाकार होती है, अनियमित आकार का भी होती है। और कुछ कोशिकाएं ऐसे हैं जो पल पल अपने आकार को बदलते भी रहता है, पल पल अपने आकार को। तो फिलहाल गोल बनाना आसान होता है तो बना दिए क्या। तो कोशिका की आकृति गोलाकार हम मान लिए हैं। और सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। क्लियर हो गया। अब कोशिका के भीतर एक गोलाकार संरचना होती है जो ठोस होता है, सघन होता है, और इसे कहते हैं कोशिका का केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक, यानी क्या, न्यूक्लियस। हालांकि बहुत कुछ कोशिकाएं में न्यूक्लियस होता भी नहीं है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कोशिका के सारे भाग को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। कोशिका के बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली। कोशिका के लगभग मध्य में एक गोलाकार सघन वस्तु रहता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस जरूरी नहीं है कि बीच में ही हो, साइड में भी हो सकता है, साइड में भी। अब कोशिका के भीतर तरल पदार्थ भरे होते। कैसा, तरल पदार्थ, या आप कह सकते हैं अर्ध तरल पदार्थ भरे होते हैं। कोशिका के भीतर जो अर्ध तरल पदार्थ भरे होते हैं उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए कि कोशिका के भीतर जो द्रव भरा है वो क्या है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। और ठीक कोशिका द्रव के समान पदार्थ ही कोशिका के केंद्रक में भी भरा होता है। और केंद्रक के भीतर जो द्रव भरा होता है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। समझे कि नहीं समझे। बस केंद्रक के अंदर है तो केंद्रक द्रव, और कोशिका के अंदर है तो कोशिका झिल्ली। और केंद्रक के मध्य जो पदार्थ, जो तरल पदार्थ भरे हैं वो क्या कहलाया, कोशिका द्रव। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो तरल पदार्थ भरे हैं वो क्या कहलाया, कोशिका द्रव कहलाया। और केंद्रक के भीतर जो भरे हुए हैं केंद्रक द्रव कहलाया। क्या कहलाया, केंद्रक द्रव कहलाया। बात को समझ गए। अब ध्यान दीजिए कि आप ये समझ गए कि ये दोनों कोई अलग अलग पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ है, बस अलग अलग जगह पर है तो उसे अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग नाम दे दिए। अब कहिएगा कि हम अलग अलग नाम नहीं लेंगे, हम एक के साथ नाम लेंगे। तो आप केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को एक साथ बोलना चाहे तो आप क्या बोल सकते हैं, जीव द्रव बोल सकते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। यानी कि कोशिका के भीतर जो भी तरल पदार्थ है वो क्या है, अजीब द्रव का बंटवारा आप कितने भाग में कर दीजिएगा, 2 भाग में, कोशिका द्रव और। तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव आपको एक साथ बोलना है तो उसके लिए क्या है, क्लियर है।
अब जो दोस्तों कोशिका द्रव है ना, इस कोशिका द्रव में ढेर सारे संरचनाएं होती है, ढेर सारे संरचनाएं होती है। राइबोसोम जैसे कि एक संरचना का हम आपका नाम दे रहे हैं राइबोसोम, एक दूसरे संरचना का नाम दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका के जो कोशिका द्रव है इसमें ढेर सारे संरचनाएं होती है, दो का नाम हम लिखे हैं, और ये संरचनाएं लगातार कोई ना कोई कार्य करते रहती है और उन्हीं कार्यों के बदौलत कोशिका जिंदा बना रहता है। बात को समझ गए? तो कोशिका के कोशिका द्रव में जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती है जो कोशिका के लिए कई तरह के कार्य करते हैं और उन कार्यों के बदौलत जो कोशिका जिंदा रहता है, तो इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? इन संरचनाओं को कहते हैं दोस्तों, इन संरचनाओं को कहते हैं कोशिका अंगक। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? कोशिका अंगक कहते हैं, कोशिका अंगक कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सेल ऑर्गेनल। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल, ठीक है ना। ये राइबोसोम क्या है? सेल ऑर्गेनल। कोशिका अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका अंगक है। और याद रखिए कि कोशिका अंगक कहाँ रहते हैं? कोशिका द्रव में। और सभी कोशिका अंगक किसके भाग हैं? यानी कि आप जीव द्रव में कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को रखे कि नहीं, उसी तरह जीव द्रव के अंतर्गत सभी कोशिका अंगकों को भी रखा जाता है। कोशिका अंगक भी जीव द्रव से बाहर। क्लियर हुआ? इतनी संरचना तो आप समझ गए, समझे कि नहीं? इतनी संरचना के बारे में आप समझे कि नहीं समझे? अब आप हम प्रश्न पर आ जाएंगे, लेकिन प्रश्नों को बनाने के लिए इतनी बात को जानना जरूरी था। एक बार फिर से देखिए, कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के सबसे बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के बाद हम पढ़े कि कोशिका के लगभग मध्य में एक गोलाकार सघन पिंड रहता है जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। कोशिका में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे कोशिका, सेम वही तरल पदार्थ केंद्रक के अंदर रहता है। क्लियर? अब कोशिका के कोशिका द्रव में ढेर सारे संरचनाएं होती है जो लगातार कार्य करते रहती है, उसी कार्य के बदौलत कोशिका जिंदा बना रहता है। उन संरचनाओं को कोशिका अंगक कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि एक कोशिका को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है साइटोसोम, और दूसरा है केंद्रक। दूसरा क्या है? केंद्रक। तो एक कोशिका को दो भागों में बांटा जा सकता है, साइटोसोम और केंद्रक। साइटोसोम और, अब साइटोसोम के अंदर क्या क्या आता है जानते हैं? साइटोसोम के अंतर्गत आता है कोशिका झिल्ली, साइटोसोम के अंतर्गत आता है कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका द्रव, साइटोसोम के अंतर्गत आता है कोशिका अंगक। कोशिका अंगक। तो कोशिका के कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका अंगक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? साइटोसोम कहते हैं। कोशिका के कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका अंगक को क्या कहते हैं? साइटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोसोम कहते हैं। और केंद्रक तो आप समझ ही गए हैं। बात क्लियर हुआ? अब आपको आंसर बन रहा है, को दूसरा नंबर का उत्तर बन रहा है दोस्तों। कहिए दोस्तों, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग या कोशिका अंगक कहिए, कोई दिक्कत? अंग्रेजी में सेल ऑर्गेनल कहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। कहिए दूसरा क्वेश्चन अब कहीं पर भी आ जाए, परीक्षा में आ जाए, आपसे छूटेगा। अब पूछ देगा कि साइटोसोम में क्या नहीं आते हैं, तो केंद्रक, कोशिका के केंद्रक को साइटोसोम से बाहर किए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? बात क्लियर हो गया? दूसरा के बाद आ जाए तीसरा पर। ऑनलाइन वाले दोस्तों भी तुरंत जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड दोस्तों। अभिषेक कुमार, आशीष राज, दीपू कुमार, बहुत का आंसर बी आ रहा है। क्या हो रहा है? इतना बकने के बाद भी कैसे आ रहा है जी? क्लियर है? कोशिका के संरचना संबंधी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोशिका के सबसे बाहरी घेरा को कोशिका, मध्य के गोलाकार संरचना को केंद्रक। एक सवाल का जवाब दीजिएगा अगर आप समझ गए हैं तो।
कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका, वेरी गुड, कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका, क्या कोशिका द्रव जीव द्रव का हिस्सा है? कोशिका द्रव भी जीव द्रव का हिस्सा है, केंद्रक द्रव भी जीव द्रव का हिस्सा है, या आपका ये पूरे केंद्र के जीव द्रव का हिस्सा है। और कोशिका के कोशिका द्रव में जो संरचनाएं रहती है वो भी जीव द्रव का हिस्सा। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आए तीसरा पर। तीसरा लगता है बन जाएगा, करा है। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है? केंद्रक शामिल। साइटोसोम के अंतर्गत केंद्रक शामिल नहीं है, केंद्रक शामिल नहीं है। आलोक कुमार ध्यान दीजिए, केंद्रक शामिल नहीं है। ओ माय गॉड, इसमें तो CD के हो गया जी, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, केंद्रक शामिल नहीं है। आ जाए चौथा पर, चौथा पर आ जाते हैं। कोशिका द्रव में स्थित जीवित संरचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? अब यहां पर भी समझने वाली बात है, सभी ऑनलाइन ऑफलाइन ध्यान दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका द्रव में स्थित जीवित संरचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? अब आइए दोस्तों इसको समझिए। अभी आप समझ गए हैं कि कोशिका के जो कोशिका द्रव हैं उनमें ढेर सारे संरचनाएं उपस्थित होती है, ठीक है? उसमें ढेर सारे संरचनाएं उपस्थित होती है, ढेर सारे संरचनाएं उपस्थित रहती है। कोशिका के कोशिका द्रव में ढेर सारे संरचनाएं उपस्थित रहती है। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? कोशिका अंगक कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। कोशिका अंगक कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि कोशिका के कोशिका द्रव के विभिन्न संरचनाएं जिसे हम कोशिका अंगक कहते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। पहला प्रकार है ऑर्गेनॉइड और दूसरा प्रकार है मेटाप्लास्ट। हिंदी में भी इसे यही कहते हैं, ऑर्गेनॉइड, मेटा। तो कोशिका के कोशिका द्रव की जो संरचनाएं होती है जिसे कोशिका अंगक कहते हैं, ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार, ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट। ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट, ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट। अब समझिए, ऑर्गेनॉइड जीवित संरचनाएं हैं और मेटाप्लास्ट क्या है? मृत संरचनाएं। अब आप कहिएगा कि आदमी जिंदा है मरा है, समझ में तो आता है, ये क्या लॉजिक है कि ये जीवित है ये मृत है? तो कोशिका अंगक जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है। विभाजन का मतलब होता है पुरानों से नया बनना। क्या? पुराना से, जैसे कि पुराना कोशिका ही नया बन गया तो हम कहेंगे कि कोशिका विभाजित हो गया। तो यहां पर विभाजन का मतलब गणित वाला विभाजन से नहीं है बल्कि नया बनने से है। तो कोशिका के कोशिका द्रव के जो विभिन्न कोशिका अंगक हैं उनमें कई ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद नए बन जाते हैं। पुराना हुआ तुरंत फिर क्या हो गया? नया हो गया। अर्थात वे कोशिका अंगक विभाजित कर सकती है, अर्थात नए बन सकती है। और ऐसे ही कोशिका अंगक जिसमें विभाजन करने की क्षमता हो अर्थात पुराने से नए बनने की क्षमता हो उसे क्या कहा जाएगा? और जिसमें वो क्षमता नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? मृत कहा जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो कोशिका अंगक जो जीवित हैं जिनमें विभाजन करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनॉइड कहते हैं। उसके बाद ऐसे कोशिका अंगक जिनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती उसे क्या कहते हैं? मेटाप्लास्ट। क्लियर हो गया? तो कोशिका अंगक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के कोशिका अंगक। कितने प्रकार के? ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट। जीवित को क्या कहेंगे? ऑर्गेनॉइड। मृत को क्या कहेंगे? मृत का मतलब विभाजन नहीं कर सकते, जीवित का मतलब विभाजन। अविभाजन का मतलब पुराने से। क्लियर? अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि कौन सा कोशिका अंगक ऑर्गेनॉइड है और कौन मेटाप्लास्ट है। क्लियर? कौन से कोशिका अंगक ऑर्गेनॉइड है, कौन मेटाप्लास्ट है, ये भी ना आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जहां जहां आपका परीक्षा का बोर्ड सोच सकता है उससे ऊपर जाकर हम लोग सोच देंगे।
समझे कि नहीं समझे? तो कहीं से भी क्वेश्चन आए सेल में आपसे बनेगा ही बनेगा। तो आप इसमें क्या करिए कि कोशिका अंगक अधिकांश क्या है? ऑर्गेनोइड। मेटाप्लास्ट की संख्या बहुत है, तो आप क्या करिए मेटाप्लास्ट याद कर लीजिए, जो याद नहीं है वो क्या हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? मेटाप्लास्ट में एकमात्र संरचनाएं आती है मुख्य रूप से, वो है रसधौनी। क्या? रसधौनी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूल। रसधौनी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूल। रसधौनी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूल। तो कोशिका अंगक में एक रसधौनी है, वो क्या है? अर्थात लगभग उसके बाद सभी के सभी कोशिका अंगक क्या है? राइबोसोम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सभी कोशिका अंगक लगभग क्या है? मेटाप्लास्ट कौन है? और उसके बाद कोशिका में प्रोटीन, वसा, ये सभी आते हैं। तो प्रोटीन, वसा, ये सब तो निश्चित रूप से आप कहिएगा कि निर्जीव है, वो क्या कहलाएगा? मेटाप्लास्ट कहलाएगा। अब हमको लगता है इस प्रश्न बन जाएगा आपसे। चलिए ऑनलाइन वाले जवाब दीजिएगा, इतना कुछ समझ गए हैं। 4 नंबर, कोशिका द्रव में स्थित जीवित संरचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनोइड। कोशिका द्रव में स्थित विभिन्न संरचनाएं जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, उसे मेटाप्लास्ट कहते हैं। क्लियर? अब एसी फेल हो गया, चश्मा पर वाष्प जम गया। आए 5 बार। शुरुआत में ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता पड़ती है, समझे कि नहीं समझे? बाकी उसके बाद बहुत कुछ क्लियर होते जाएगा, तो आगे ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। कहिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना ऑर्गेनोइड नहीं है? कौन नहीं है? रसधौनिया, समझे थे ना? रसधौनिया मेटाप्लास्ट है, रसधौनिया मेटा। उसके बाद लगभग सभी के सभी क्या है? ऑर्गेनोइड। सेंट्रोसोम भी कोशिका अंगक है, ये ऑर्गेनोइड है। राइबोसोम भी कोशिका अंगक है, ये ऑर्गेनोइड है। माइक्रोट्यूबल्स भी कोशिका अंगक है, और ये, लेकिन रसधौनिया क्या है? मेटाप्लास्ट। रसधौनिया क्या है? क्लियर हो गया? बात तो समझ गए? आप लोग जो नोट खरीदिएगा ना, पूरा बायोलॉजी का थ्योरी के साथ ही खरीद लीजिएगा। आप थोड़ा बहुत थ्योरी अपने से भी पढ़िएगा ना, काफी ज्यादा आपका इंक्रीज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है ना? स्थिति सबका ठीक ठाक है ना? इसी तरह चलेंगे, समझ गए कि नहीं? हाँ, इसीलिए हम पहले ही बोले कि जो बिल्कुल जीरो है उसके लिए यह बैच नहीं है। और वैसे भी आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो आप समझ रहे होंगे कि जीएस का कितना बड़ा सिलेबस है, उसे टारगेट बैच में कंप्लीट करवाना संभव। लेकिन इस तरह से हम करते रहेंगे तो कंप्लीट बिल्कुल होगा, और रिजल्ट की गारंटी 100% होगी, अगर आप घर पर बैठकर लगातार पढ़ रहे हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? मतलब कौन गलत है ये पूछ रहा है। जो सही नहीं है मतलब वो क्या है? गलत है। तो निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? दोस्तों, पहला है कोशिका का आकार और आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कोशिका की आकार और आकृति, शेप और साइज उसके कार्यों के अनुरूप होती है। इसका मतलब हुआ कि अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका की आकृति भी क्या होती है? अलग अलग होती है। दोस्तों, हमारा कान सुनने का कार्य करता है और आंख देखने का कार्य करता है। तो क्या आंखों की कोशिका कानों के कोशिका के ही समान होगी? नहीं, दोनों की आकार और आकृति एक दूसरे से क्या होगी? आंख के कोशिका के आकार और आकृति निश्चित है कान के कोशिका के आकार और आकृति से भिन्न होगा, क्योंकि दोनों का कार्य क्या है? अलग अलग। क्या हमारे छोटी आंत का निर्माण जिन कोशिकाओं से हुआ है, सेम टू सेम उसी कोशिकाओं से लंग्स का निर्माण हुआ है, फेफड़ा का निर्माण हुआ है? नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं फेफड़ा का कार्य श्वसन में मदद करना है, जबकि छोटी आंत का काम भोजन को पचाना है। फेफड़ा और छोटी आंत के कार्य क्या है? अलग अलग है। तो निश्चित ही दोनों के कोशिकाओं के आकार और आकृति क्या होगी? अलग होगी। समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के आकार और आकृति भी समान होते हैं। समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के आकार और आकृति भी क्या होते हैं? लेकिन अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के आकार और आकृति भी एक दूसरे से क्या होते हैं?
अलग अलग होते हैं। तो पहला कथन हमारा सही है, गलत नहीं है, सही है। दूसरा, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। एक सजीव में कितने कोशिकाएं हैं उनके शरीर के आकार पर भी निर्भर करता है। आपसे पूछेगा कि एक वयस्क हाथी में ज्यादा कोशिका होगा कि एक वयस्क चूहा में? किसमें? हाथी में। सबको पता है। लेकिन तो आप जो यह आंसर दिए हैं कि एक वयस्क हाथी में ज्यादा कोशिका होगा, या इसी आधार पर नहीं दिए हैं कि उसका शरीर बड़ा है? बिल्कुल दोस्तों, जितना बड़ा शरीर उतनी अधिक उनमें कोशिकाओं की संख्या होगी। जितना छोटा शरीर उतने ही कम उसमें कोशिकाओं की संख्या होगी। एक पुराने पीपल के पेड़ में ज्यादा कोशिका होगा कि एक पुराने गुलाब के पेड़ में ज्यादा? क्लियर है? तो इसलिए बी भी क्या है? सही है, बी भी। यहां दो महत्वपूर्ण बातों को आपको पता चला है कि कोशिका का आकार और आकृति कार्यों पर निर्भर करती है। मान लीजिए परीक्षा जो है, बोर्ड जो है, आपको तोड़ कर भी पूछ देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एक कोशिका की आकार और आकृति किस पर निर्भर करती है? उत्तर क्या होगा? आकार पर निर्भर करती है। तो बी भी आपका सही है। सी, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। ये गलत है दोस्तों। क्या है? यहां पर हालांकि बात किसकी कर दी गई है? उत्तक की। और इतनी बात आप समझ रहे हैं कि एक बहुकोशिकीय सजीवों में कोशिका मिलकर क्या बनाता है? तो ऐसे ही कोशिका मिलकर उत्तक बनाएगा जिनके आकार और आकृति और कार्य क्या हो? समान हो। यानी भिन्न भिन्न कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर उत्तक नहीं बना सकती है। भिन्न भिन्न आकार और आकृति की कोशिकाएं मिलकर उत्तक नहीं बना सकती है। समान आकार और आकृति एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाएं मिलकर ही क्या बना सकता है? लेकिन फिर यहां पर है क्या? अंग। तो अंग में उत्तक अंग बनाता है, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर भी लागू नहीं कर दीजिएगा। यानी भिन्न भिन्न उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण कर सकते हैं। भिन्न भिन्न कार्य करने वाले उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन समान आकार और आकृति एवं समान कार्य करने वाले कोशिका ही मिलकर क्या बना सकता है? आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका मतलब डी भी क्या है? करे कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। बिल्कुल, ये बात तो शुरुआत में ही बताए कि कोशिका गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार, अनियमितता आकार और कुछ तो ऐसे भी है जो पल पल अपने आकार को क्या कर लेती है? बदल लेती है। क्लियर है? छठा का आंसर क्या हो जाएगा? एकदम ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, लेकिन अब ये कहीं पर भी आएगा आपसे बनेगा कि नहीं? 6 नंबर यानी उत्तर सी। सॉरी, 6 नंबर मतलब आप समझे कि नहीं चारों फैक्ट को? क्लियर है? नेक्स्ट, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर आपको तरल मोजाइक मॉडल को समझना है। तरल मोजाइक मॉडल को समझना है तो सबसे पहले आइए, आप कोशिका झिल्ली के बारे में जान चुके हैं ना? कोशिका झिल्ली के बारे में जान चुके हैं कि नहीं जान चुके? कि एक कोशिका के लगभग सब, एक कोशिका के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। अब ये जो कोशिका का कोशिका झिल्ली है, दो चीज से मिलकर बना होता है। एक प्रोटीन से मिलकर और दूसरा लिपिड से मिलकर। प्रोटीन और लिपिड से मिलकर। लिपिड मतलब वसा, लिपिड मतलब, अब प्रोटीन तो आप जानते ही होंगे, जानते हैं कि नहीं? तो कोशिका के सबसे बारीक गहरा कोशिका झिल्ली का निर्माण किन किन पदार्थों से हुआ है? प्रोटीन और लिपिड से हुआ है। लेकिन और प्रोटीन और लिपिड को सम्मिलित रूप से लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन कहते हैं। लिपोप्रोटीन कहते हैं, यानी कि प्रोटीन दीजिए। तो कोशिका के कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे हुआ है? प्रोटीन और लिपिड से हुआ है। लेकिन कोशिका के कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और लिपिड से किस प्रकार हुआ है, इस पर दो वैज्ञानिक का अलग अलग मत है। दो वैज्ञानिक का अलग अलग मत है। कोशिका के कोशिका झिल्ली का निर्माण लिपोप्रोटीन से हुआ है, लेकिन किस प्रकार हुआ है, इस पर दो वैज्ञानिक का अलग अलग मत है। और हम लोग तो वैज्ञानिक है नहीं कि अपना अलग से एक मत देंगे।
इसलिए हमें दोनों वैज्ञानिक के मतों को समझना जरूरी है। पहला मत है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यह मॉडल आया 1953 ईस्वी में और इस मॉडल को प्रतिपादित किया रॉबर्टसन ने। किसने? रॉबर्टसन ने। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है? तो कोशिका के कोशिका झिल्ली की संरचना बताने वाला मॉडल है और इस मॉडल का प्रतिपादन वैज्ञानिक रॉबर्टसन ने किया है। किसने किया है? रॉबर्टसन का कहना है कि कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 लेयर से हुआ। कितने लेयर से? ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में लिपिड। टोटल इस कोशिका झिल्ली की जो मोटाई है वो 75 एंगस्ट्रोम। 75 एंगस्ट्रोम। तो कोशिका झिल्ली के संबंध में रॉबर्टसन ने एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रतिपादित किया है और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल यह बतलाता है कि कोशिका झिल्ली 3 परतों से बना होता है। ऊपर नीचे प्रोटीन की परत होती है जिसके मध्य में लिपिड। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल समझे? कोई दिक्कत है? तो कोशिका झिल्ली का संरचना बताने वाला पहला मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो किसने दिया? यूनिट मेम्ब्रेन के अनुसार कोशिका झिल्ली कितनी मोटी होती है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली कितने परतों की बनी होती है? ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, मध्य में। लेकिन 1972 में एक दूसरा मॉडल आया जिसको कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, हिंदी में तरल मोजाइक मॉडल। और तरल मोजाइक मॉडल जो है सिंगर तथा निकोलसन ने दिया। किसने दिया? फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कोशिका झिल्ली को बताने वाला मॉडल है। कोशिका झिल्ली को बताने वाला मॉडल है और यह मॉडल सिंगर तथा निकोलसन ने दिया। सिंगर तथा यह मॉडल अभी जो पढ़े यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल उसका ठीक उल्टा है। ये करे नहीं। दो फॉस्फोलिपिड के बीच, ये भी फॉस्फोलिपिड के बीच गोलाकार क्या होता है? प्रोटीन। यानी यूनिट मेम्ब्रेन कह रहा था कि ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में लिपिड। सिंगर निकोलसन कह रहा डायरेक्ट उल्टा का कहना है, ऊपर लिपिड, नीचे लिपिड, बीच में गोलाकार प्रोटीन। लेकिन ये चूंकि आधुनिक मत है तो इसको ज्यादा मान्यता मिली हुई है, उसको कम मान्यता मिली हुई है, लेकिन दोनों गलत नहीं है। समझे कि नहीं? तो कोशिका झिल्ली बताने वाला अब तक 2 मॉडल आया है। अब तक कितने मॉडल आया है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो रॉबर्टसन ने 1953 में प्रतिपादित किया है और यह कह रहा है कि कोशिका झिल्ली 3 परतों का बना होता है, ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन और मध्य में लिपिड। जबकि कोशिका झिल्ली की संरचना बताने वाला आधुनिक मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो सिंगर तथा निकोलसन ने दिया है। और इसके कारण ये मॉडल कहता है कि ऊपर फॉस्फोलिपिड है, मतलब ऐसा लिपिड जिसमें एक फॉस्फोरस का अणु जुड़ा हुआ है।
तो फॉस्फोलिपिड परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है। क्लियर है? तो मॉडल समझे? दोनों मॉडल समझ गए कि नहीं? अब हमको लगता है क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। कहा कि तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर निकोलसन ने दिया। दोनों क्या है? इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणु के परतों के बीच एक गोलाकार प्रोटीन होता है। यह भी क्या है? तीनों कथन क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई दोस्तों। कोशिका के कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी रचना का निर्माण करता है? सबसे पहले तो ये जानिए दोस्तों कि ये जो माइक्रोविलाई है, सीलिया है, फ्लैजिला है, ये क्या है? ये प्रचलन अंग है। क्या है? यानी कि मूवमेंट करने वाले अंग। लेकिन ये किनके प्रचलन अंग है? आप जानते हैं दोस्तों कि मानव अपने हाथ पैर में मूवमेंट लाकर गति करते हैं ना। यानी हमारे शरीर का हाथ और पैर हमारे प्रचलन अंग है। तो जिस तरह हम लोगों को हाथ और पैर है मूवमेंट करने के लिए, उसी तरह सूक्ष्म जीव भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं मूवमेंट करके। और सूक्ष्म जीव एक स्थान से दूसरे स्थान किसके द्वारा जाते हैं? तो माइक्रोविलाई के द्वारा, सीलिया के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा। ये उन्हीं का प्रचलन अंग है और इसी के मदद से सूक्ष्म जीव अपने स्थान को बदलते हैं। बैक्टीरिया को मान लीजिए जाना होगा पटना से मोकामा, कैसे जाएगा? इन्हीं प्रचलन अंग के माध्यम से वे गति करेंगे, इन्हीं प्रचलन अंग के माध्यम से। तो माइक्रोविलाई, सीलिया, फ्लैजिला जैसे जो संरचनाएं हैं, ये सूक्ष्म जीवों के प्रचलन अंग है, जिसका निर्माण कोशिका के कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। जिसका निर्माण कोशिका के कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। जिसका निर्माण कोशिका के कोशिका। क्लियर हुआ? समझ गए? समझे कि नहीं समझे? माइक्रोविलाई का निर्माण किसके द्वारा? अब इसको बदल कर भी पूछ सकता है, पूछ देगा कि प्रोटोजोआ के सीलिया का निर्माण किसके द्वारा, यूग्लिना के फ्लैजिला का निर्माण किसके द्वारा, या किसी भी सूक्ष्म जीव के माइक्रोविलाई का निर्माण किसके द्वारा। बात को समझे कि नहीं? क्वेश्चन बदल भी देगा, लेकिन अब अदले बदले आप बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा। आइए दोस्तों, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? देखिए, परासरण जो है यह परिवहन की एक विधि है। किसकी विधि? परिवहन की विधि। परासरण क्या है? परिवहन की एक विधि है। लेकिन इसके माध्यम से केवल कौन परिवहन करते हैं? जल। जैसे एक कोशिका से जल निकलकर दूसरे कोशिका में जाएगा तो वहां पर कौन सा मेथड लगेगा? परासरण। तो परासरण जल के परिवहन की एक विधि है। परासरण जल के परिवहन की एक विधि है जो किसके द्वारा संपन्न होते हैं? कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। परासरण क्या है दोस्तों? परिवहन की एक विधि, और इसके द्वारा परिवहन में कोई ऊर्जा खर्च भी नहीं होता है। कोई ऊर्जा खर्च नहीं होता है। लेकिन परासरण के द्वारा केवल कौन परिवहन कर सकते हैं? जल। जल के अतिरिक्त और किसी प्रकार के पदार्थ के परिवहन में परासरण का कोई योगदान। तो माइक्रोविलाई, सीलिया, फ्लैजिला का भी निर्माण कौन करता है? कोशिका का कोशिका झिल्ली करता है। जल के परिवहन में जो परासरण विधि का इस्तेमाल होता है, वो परासरण को भी संपन्न कौन करता है? अब आइए 10 नंबर पर आ गए दोस्तों। 9 क्वेश्चन हो गया है। क्लास को यहीं रोकते हैं, समझे? क्लास 4 से 5 है। सैटरडे और संडे को 2 घंटा का क्लास या 3 घंटा का क्लास जो है होगा। आज तो कहिए कि हमारा डेमो था कि हम कैसे क्या करेंगे, आपके सामने में हम रख दिए हैं। इसी तरह से आपके बायोलॉजी के एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते आगे बढ़ेंगे। अब 9 क्वेश्चन हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट 100% कन्फर्म हो तो 9 क्वेश्चन को गेट बाय हार्ट करके रखिए। क्लियर? आपका क्लास सैटरडे संडे भी होगा, तो ये मत सोचिएगा कि 1 ही घंटे का क्लास में निपटा दिया जा रहा है। तो सैटरडे और संडे का क्लास लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।